Hello students, in this video we will start part B chapter 11th ethers। ethers जो होते हैं इनका यदि हम जनरल फार्मूला देखेंगे, ethers एक फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप को हम इंडिकेट करते हैं ROR। ये ROR जनरली क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं एल्काइल ग्रुप और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन एक तरह से ईथर है और दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होते हैं। ये भी एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, यहाँ पर एल्काइल भी हो सकते हैं। यदि दोनों एल्काइल है तब हम इसे क्या बोलेंगे, एलिफैटिक ईथर्स। तो एलिफैटिक ईथर्स में R एंड जो R डैश है ये बोथ आर एल्काइल ग्रुप। ये दोनों एल्काइल ग्रुप होंगे, ओपन चेन वाले कंपाउंड होंगे, जबकि दूसरे होते हैं एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर्स में कम से कम लगभग जो एक है वो एराइल ग्रुप होना चाहिए। तो R या फिर OR दोनों में से कोई एक एराइल ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यदि हम एलिफैटिक ईथर देखेंगे तो ये जैसे CH3OCH3, तो इसका नाम हो जाएगा, इनका IUPAC निम्न लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। मतलब एक तरफ एल्कोक्सी ग्रुप आएगा जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होगी और दूसरा होगा एल्केन। एल्केन मतलब जिस तरफ लार्ज कार्बन की संख्या होगी। इसको हम शॉर्ट कॉमन नेम डाई मिथाइल ईथर। दोनों तरफ मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर भी लिखा जा सकता है। यदि इस तरह से है CH3CH2OCH3, तो इस तरफ स्मॉलर कार्बन है तो ये हो जाएगा ग्रुप मिथॉक्सी। इस तरफ दो कार्बन है तो ये हो जाएगा ईथेन, मिथॉक्सी ईथेन। या फिर इथाइल मिथाइल ईथर। अल्फ़ाबेटिकली ले लेंगे, पहले इथाइल आएगा फिर मिथाइल आएगा और इसके बाद हो जाएगा ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। दोनों तरफ यदि मान लीजिए कि तो ये सिमेट्रिकल है, जबकि ये वाला एसिमेट्रिकल ईथर भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जैसे ये भी एक CH3CH2O CH2CH3, ये है इथॉक्सी, दोनों साइड सेम है तो इथॉक्सी ईथेन या फिर डाई इथाइल ईथर। दो इथाइल ग्रुप है तो डाई इथाइल ईथर, ये भी हम इसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे यदि हम ये एल्काइल वो एराइल ग्रुप वाले लें, एरोमेटिक ईथर लें, तो एरोमेटिक ईथर में जैसे OCH3 तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। स्मॉलर ग्रुप के साथ ऑक्सीजन हो जाएगा मिथॉक्सी और ये बेंजीन, तो मिथॉक्सी बेंजीन। कभी कभी इस तरह से भी इनके नाम हो सकते हैं। जैसे मिथाइल है, फिनाइल है और ईथर है, तो इसी का यदि आपको कॉमन नेम लिखना हो तो मिथाइल फिनाइल ईथर। तो मिथाइल फिनाइल ईथर, और इसका जो सबसे मोस्ट पॉपुलर नेम है वो है एनीसॉल। तो एनीसॉल का यूज़ IUPAC नेम के रूप में भी कर सकते हैं और इसे कॉमनली भी यूज कर सकते हैं। तो एनीसॉल के नाम से इसको ज़्यादा जानते हैं हम मिथॉक्सी बेंजीन के कंपैरिजन में। इट मोस्ट पॉपुलरली नोन एज एनीसॉल। जैसे यदि इस तरह से कंपाउंड है OCH2CH3, तो ये पूरा ग्रुप हो जाएगा इथॉक्सी। मेन IUPAC नेम यही है इसका, इथॉक्सी बेंजीन, या इसको फेनिटॉल के नाम से भी जानते हैं। और ये इथाइल फिनाइल ईथर, इसका ये कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर। यदि दोनों ही ग्रुप यदि बेंजीन के लगे हुए हैं, O इस तरह से है, तो एक को हम फिनॉक्सी लेंगे दूसरे को बेंजीन और इसका नेम हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन या फिर डाईफिनाइल ईथर। तो डाईफिनाइल ईथर भी लिख सकते हैं या फिर फिनॉक्सी बेंजीन भी लिखा जा सकता है। IUPAC नेम फिनॉक्सी बेंजीन ही लिखेंगे। तो कुछ ये IUPAC नेम्स थे ईथर्स के।
नेक्स्ट है आइसोमर्स। तो ईथर्स जो है, ईथर्स जनरली एग्जिबिट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। एक तो चेन आइसोमेरिज्म को भी ये एग्जिबिट करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन मतलब द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक कंपाउंड ले रहे हैं CH3O CH2 CH2 CH3। तो अभी कौन सा कंपाउंड है ये? मेथॉक्सीप्रोपेन। अभी मेन कार्बन चेन में 3 कार्बन की है। अभी हम इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं CH3 CH, यहाँ पर हमें ये 4 लेना पड़ेगा CH3। तो इसको हम ले लेंगे ब्यूटेन। तो हमने ब्यूटेन ले लिया। अब ब्यूटेन से आगे हम कर सकते हैं इसको, जैसे ये CH3 तो CH3 ही रहेगा। इधर तो हमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं करना है, लेकिन जो पेरेंट कार्बन चेन है वहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये कार्बन हो जाएगा यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3। 1 पर इस पूरे ग्रुप को मिथॉक्सी, तो नेम हो जाएगा इसका 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 पर मिथॉक्सी, 2 पर मिथाइल और एक हो जाएगा प्रोपेन। तो ये, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर यदि हमें और थोड़ा सा डिफरेंट यदि करना है CH3O ये, लेकिन एक्चुअल में इसका पोजीशन एक आइसोमरेज बन जाएगा CH2 CH3 और ये आ जाएगा यहाँ पर CH। तो कार्बन तो 4 ही हैं, लेकिन यहाँ पर था 1 पर मिथॉक्सी है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा ये 2 पर हो जाएगा मिथॉक्सी, क्योंकि 1 2 3 4। तो अभी नाम हो जाएगा इसका 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। तो एक तरह से ये क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है इस कंपाउंड का। मिथॉक्सी जो ब्यूटेन है 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन का ही है 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। तो एक तरह से ये पोजीशन है, क्योंकि ब्यूटेन वहाँ पर लास्ट जो है वर्ड रूट है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, ओनली फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। जैसे हमने अल्कोहल में ही पढ़ा हुआ था कि यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने इस तरह से लिया C2H6O, तो यहाँ पर ईथर भी बना सकते हैं CH3O CH3 मेथॉक्सी, मीन्स ये हो गया ईथर। और ईथर अल्कोहल का ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमेर, अल्कोहल से ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरेज बना लेते हैं। तो ये हो गया एथेनॉल, मीन्स ये अल्कोहल है। तो ये फंक्शनल आइसोमेरेज भी होते हैं, मीन्स ईथर्स एंड अल्कोहल्स बोथ आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तीसरा इसी तरह से ये मेटामेरिज भी इसमें पाया जाता है। मेटामेरिज में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम पाया जाता है, लेकिन जो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे आर डिफरेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के रूप में ऑक्सीजन है, तो इनकी संख्या चेंज हो सकती है, जैसे CH3 CH2O CH2 CH3। यहाँ दोनों साइड में 2-2 कार्बन है, मतलब 2-2 कार्बन वाले हमने क्या लिए हैं, एल्काइल ग्रुप लिए हैं। अभी यहाँ पर यदि हम चेंज कर दें, इस तरह से भी हो सकता है CH3O CH2 CH2 CH3। तो एक तरफ 3 कार्बन हो गया, एक तरफ एक ही बचा, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों ही केस में सेम रहता है। इसी तरह से ये एरोमेटिक कंपाउंड्स भी मेटामेरिज में शो करते हैं। यदि यहाँ पर लेकिन कम से कम 2 कार्बन होना ज़रूरी है, CH2 CH3, या फिर ऐसा भी हो सकता है O CH2O CH3। तो इधर अभी 2 कार्बन थे, इधर फिनाइल था, अभी यहाँ पर हो गया पूरा बेंजाइल ग्रुप, उधर पर हो गया मिथॉक्सी। तो एक बेंजाइल, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल मिथाइल ईथर, जबकि ये है इथाइल फिनाइल ईथर या फेनिटॉल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो
तो ये थे आइसोमर्स ऑफ ईथर्स। ईथर का स्ट्रक्चर ऑफ ईथर में जनरली इसका स्ट्रक्चर यदि देखा जाए तो ये ROR, इट इज़ सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, HOH। जैसे वाटर का होता है बैंड शेप, इसी तरह से ईथर का भी होता है। जैसे यदि हमने लिया CH3O, ये CH3, दो यहाँ पर लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, sp3, और ये है बेंट या फिर V शेप या एंगुलर शेप भी इसको बोलते हैं। तो ये एंगुलर शेप का पाया जाता है। और लेकिन बॉन्ड एंगल जैसे वाटर में जनरली क्या होता है कि बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण जनरली जो बॉन्ड एंगल बनता है रेगुलर टेट्राहेड्रल में वो बनता है 109.5 डिग्री का। लेकिन ये लार्ज बल्की ग्रुप्स हैं, ये बल्की ग्रुप्स होने के कारण इनके बीच का रिपल्सन बढ़ता है और बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज़ हो जाता है, मीन्स इनके फोर्स को भी कम कर देते, और ये हो जाता है 111.7 डिग्री का इसमें बॉन्ड एंगल है। तो ये 111.7 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल है ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द लार्ज बॉन्डिंग पेयर्स, या जो लार्ज जो बल्की ग्रुप हैं इनकी वजह से रिपल्सन के कारण ये थोड़ा सा बॉन्ड एंगल यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। अदरवाइज लोन पेयर की वजह से बॉन्ड पेयर्स और भी मतलब छोटे होते जाते हैं। तो ये बल्की ग्रुप के कारण कई बार इसकी रिएक्टिविटी पर भी इफेक्ट पड़ता है, कम रिएक्टिव होते हैं। जो भी अटैकिंग रिएजेंट होता है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन पर अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि दोनों साइड से बल्की ग्रुप ने उसको घेर करके रखा हुआ है। तो प्रॉपर स्पेस नहीं, ओरिएंटेशन नहीं हो पाता है, करेक्ट ओरिएंटेशन ना होने के कारण रिएक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। यदि ये वाटर में डिज़ोल्व किए जाएँ तो बल्की ग्रुप के कारण जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं जल्दी से। तो ये डिफरेंट अभी हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं ये बल्की ग्रुप। पहले पढ़ेंगे हाउ कैन बी प्रिपेयर ईथर्स, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर्स। तो ऑलरेडी हम कुछ रिएक्शंस के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट मेथड होगा बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पर टेम्परेचर बेस्ड ये रिएक्शन होती है, इसमें आपने पहले भी पढ़ चुके हैं CH3CH2OH। हम एल्कोहल को लेंगे और कंसनट्रेटेड H2SO4 इसका यूज करेंगे एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लेकिन यदि हमने रिएक्शन को 413 केल्विन पर करवाया है तब तो रिएक्शन में ईथर ही बनेंगे, और यदि 443 केल्विन ले लिया तब फिर एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा, मेन रूप से फिर एल्कीन ही बनेगा। 413 केल्विन पर मेन रूप से बनेगा आपका ईथर, और स्मॉल अमाउंट में ही बन सकता है। तो इसके लिए हमें 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। इनके 2 मॉलिक्यूल में से इस तरह से हो जाएगा CH3CH2OH फिर HO CH2CH3। तो ये एक जगह से OH और एक का H माइनस H2O के रूप में रिमूव हो जाएगा और फॉर्मेशन करेगा ये CH3CH2O CH2CH3। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर भी आएगा, मिस इथॉक्सी ईथेन इसका फॉर्मेशन होगा, इथॉक्सी ईथेन। अब यदि मान लीजिए कि आपने इसी रिएक्शन में क्या कर दिया CH3CH2OH, सीधे सीधे यदि कंसनट्रेटेड H2SO4 तो लगाया, लेकिन 443 केल्विन किया, तब क्या किसका फॉर्मेशन होता है इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स एल्कीन बनेगा प्रेफरेंशियली, ईथर नहीं बनेगा। और इसका एक फैक्ट और भी है कि एक तो हमें यहाँ पर यदि ईथर चाहिए है तो लार्ज एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल को यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो एल्काइल ग्रुप है दे शुड बी अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड मीन्स ये प्राइमरी होना चाहिए, लॉन्ग चेन होना चाहिए। यदि यहाँ पर कोई साइड चेन जुड़ा हुआ है तो साइड चेन जुड़ेगा तो फिर ये 413 केल्विन पर भी मेन रूप से मेजर प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन बनाएंगे, ईथर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये था बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो इस मेथड के द्वारा हम जनरली जो प्राइमरी एल्कोहल्स हैं उन्हीं को ही ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी लेंगे तो जनरली क्या बनता जाएगा, एल्कीन बनेगा, क्योंकि वो हिंडर्ड होता है, चारों तरफ से घिरा रहता है एल्काइल ग्रुप से, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा ये भी है कि जो 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं जनरली दे प्रोसीड विद SN1 मैकेनिज़्म। उनमें क्या होता है कि SN1 मैकेनिज़्म से वो प्रोसीड करते हैं।
जबकि तो ये SN1 पाथवे को फॉलो करते हैं, जबकि ईथर बनाने के लिए हमें ज़रूरत किसकी है, SN2 पाथवे की ज़रूरत पड़ती है। SN2 पाथवे से ही किसका फॉर्मेशन पॉसिबल जल्दी होता है, ईथर्स का। तो ये जनरली सिमेट्रिकल, एक तो ईथर बनाने के लिए है, प्राइमरी अल्कोहल का यूज़ करेंगे ईथर्स बनाने के लिए। इसके द्वारा हम अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते हैं, मतलब इस तरह के ईथर नहीं हो सकते हैं कि एक तरफ एक कार्बन हो, दूसरी तरफ 2 कार्बन हो। यदि इस तरह का लेंगे, यहाँ पर अलग अलग अल्कोहल लेंगे, तो फिर मिक्सचर ऑफ हमें ईथर्स मिल जाएंगे। मीन्स जैसे हमने लिया एक यहाँ पर मैथेनॉल और एक लिया एथेनॉल, तब हमें यहाँ पर मिथॉक्सीमीथेन भी मिल सकता है, एथॉक्सी ईथेन भी मिल सकता है और मिथॉक्सी ईथेन भी मिल सकता है। तो डिफरेंट तरह के मिक्सचर्स मिलेंगे, इसलिए हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाने के यहाँ पर जो है ना, इसमें ज़्यादा ये उसके लिए सुटेबल नहीं होती है। तो ये इसका लिमिटेशन है कि जैसे हम सोचें कि इथाइल मिथाइल ईथर मिल जाए तो इससे पॉसिबल नहीं होता है, पूरा तो नहीं मिलेगा, मिक्सचर के रूप में मिल सकता है। तो यहाँ टेम्परेचर याद रखना है 413 केल्विन पर इस रिएक्शन को करना है, और इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 और 443 यदि लेते हैं तब फिर मिलेगा एल्कीन। मीन्स यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन दोनों में ही हो रहा है अलग अलग तरीके से। एक में एक मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन हो रहा है तो एल्कीन बनेगा, और यदि 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तब जाकर के ईथर बनता है। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ऑलरेडी यू लर्नड अबाउट द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, एंड इन दिस रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड, जो सोडियम एल्कोक्साइड हैं RONA रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। इनको हम किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ, टू फॉर्म ये NaX रिमूव हो जाएगा, इसको हीट करते हैं और ये बनेगा ROR- प्लस Na। अब इसमें ये है, ये ज़्यादा सुटेबल इसलिए है, मोस्ट सुटेबल मेथड, बिकॉज बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स इजली। हम इसके द्वारा सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जैसे यदि हम एलिफेटिक लेंगे CH3 CH2ONA, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड रिएक्ट विद जैसे Cl CH2 CH3, ये हम अभी सिमेट्रिकल ईथर बना रहे हैं, इसलिए हमने 2 कार्बन इधर भी लिया और 2 कार्बन इधर पर भी लिया, तो कंपाउंड बन गया CH3 CH2O CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर एंड NaCl, या इथॉक्सी ईथेन भी बोल सकते हैं, या डाई इथाइल ईथर एक कॉमन नेम है, इसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होगा। यदि हमें यहाँ पर क्या करना है कि अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है, तो फिर अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए हमें अलग अलग तरीके से इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसी एक में ज़्यादा एक में कम लेना पड़ेगा। जैसे CH3ONA हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम मिथॉक्साइड, साथ में रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम एक से ज़्यादा हों, जैसे ब्रोमीन CH2 CH3। इथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है या ब्रोमो ईथेन, इसको हीट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, एक तो NaBr इधर से अलग हो जाएगा और ये बचेगा CH3O CH2 CH3 प्लस NaBr। तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है, मिथॉक्सी ईथेन बना हुआ है इसमें, मिथॉक्सी ईथेन। तो इससे हम एलिफेटिक और इसके द्वारा एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक ईथर बनाने के लिए हमें हमेशा फिनॉक्साइड आयन का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यदि जैसे रिएक्शन यदि इस तरह से करवा रहे हैं तब तो ठीक है, पॉसिबल होगी। ONA सोडियम फिनॉक्साइड, ये है सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विथ CH3Br, इसको हीट कर देंगे तो सोडियम जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा या आयोडीन जो भी है, और अधिकतर ये रिएक्शन जो है SN2 मैकेनिज्म के द्वारा जो है प्रोसीड होती हैं। तो Br सोडियम निकाल दीजिए यहाँ से सोडियम ब्रोमाइड के रूप में, और ये आ जाएगा OCH3 प्लस NaBr। O के साथ CH3 मीन्स ये बन गया आपका एनिसॉल, एक कार्बन वाला है,
एनीसॉल का फॉर्मेशन हो गया एंड बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड। यदि हम 2 कार्बन लेंगे यहाँ पर तो फिर फेनिटॉल बन जाएगा, OCH2CH3 बन जाएगा। कोई एलाइल भी ले सकते हैं तो भी वहाँ पर रिएक्शन करेगा। बस ये होगा कि यहाँ पर हमेशा सोडियम फिनॉक्साइड ही लेंगे यदि, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। और लिमिटेशंस तो इसमें एक लिमिटेशन है कि यदि हमें अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो द हेलाइड शुड प्रेफरेबली बी प्राइमरी। हेलाइड को प्राइमरी होना ज़रूरी है। जैसे इस तरह से कंपाउंड है CH3CH3ONA, सोडियम एल्कोक्साइड है, ब्रोमीन CH2CH3 है। यदि इसको आप हीट करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन हो जाएगी। CH3CH3CH3OCH2CH3 प्लस NaBr, क्योंकि ये आपने जो एल्काइल हेलाइड लिया हुआ है वो प्राइमरी। लेकिन यदि हम यहाँ पर इसको चेंज कर दें, यदि इस तरह से ले लें कि CH3CH3Br प्लस NaOCH2CH3, तब फिर हमें जैसे NaBr यदि हम सोचें कि यहाँ पर जो है टर्सरी वाला लिया हुआ है, अभी हमने कौन सा लिया है, टर्सरी एल्काइल हेलाइड का यूज़ कर लिया, तो हमें ईथर मिलेगा। फिर ऐसा नहीं होगा, इसमें एक तो हो जाएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जिसके द्वारा एल्कीन मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3 इसमें, और ये ब्रोमीन तो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में, क्योंकि एक हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो C2H5OH और NaBr, ये हाइड्रोजन इधर पर नहीं आएगा। तो इस तरह से एल्कीन मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा और सोडियम ब्रोमाइड मिलेगा। तो हम इसका मतलब है कि जनरली हम सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हेलाइड ना लें यदि अनसिमेट्रिकल ईथर बना रहे हैं। और यदि हमने मान लीजिए, ये भी ऐसा भी होता है कि यदि आपने सेकेंडरी लिया, यहाँ पर ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, तब भी आपको मिक्सचर ही मिलेगा, उसमें मतलब ईथर भी मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ फिर क्या हो जाएगा, एल्कीन भी मिलता है। तो इसलिए जब भी मतलब हम रिएक्शन को यूज़ करते हैं प्राइमरी एल्काइल हेलाइड का ही जनरली यूज़ करें, अदरवाइज मिक्सचर ऑफ एल्कीन, ईथर या फिर ऐसे अल्कोहल भी मिल सकते हैं। इसके अलावा तो एक लिमिटेशन इसमें यह भी है कि एराइल ईथर यदि बनाना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने बोला था अभी इसके पहले कि सोडियम फेनॉक्साइड का ही यूज करना है। यदि हमने इसमें क्या किया कि उल्टा यूज कर लिया, यदि इस तरह से यूज किया हुआ है कि ये हमने ले लिया ब्रोमोबेंजीन और ये ले लिया है CH3CH2ONA, तो हम ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, मीन्स OCH2CH3 बनेगा। इस तरह से ये रिएक्शन नहीं होती है, मीन्स ये हो जाएगा नो रिएक्शन। इस तरह से हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। यदि आपको प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पर ये ब्रोमो एल्केन ही लेना पड़ेगा और इसको हम नहीं ले सकते हैं। तो इसके द्वारा ये भी एक लिमिटेशन है कि हम इसके द्वारा डाईफिनाइल ईथर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे ये सोचें कि हम इनने ONA भी ले लिया, कोई बात नहीं है, और यहाँ पर लेकिन ये ले लिया तो भी इसके द्वारा तो हम डाईफिनाइल नहीं बना सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो रिएक्शंस नहीं होती हैं विलियमसन सिंथेसिस में। इन कंपाउंड्स को इस तरह से नहीं बना सकते हैं जैसे इसमें अभी दिखाया गया है। बाकी यदि आपने यहाँ पर ONA लिया हुआ है ब्रोमीन की जगह पर, इस जगह पर, और यहाँ पर एल्काइल हेलाइड लिया है, तो आसानी से आप एराइल ईथर्स का फॉर्मेशन कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्काइल हेलाइड। इसको भी हम एल्काइल हेलाइड से बनाएंगे, लेकिन बाय ट्रीटिंग विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करना है तो इसके लिए हमें CH3CH2Cl, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं एक्चुअल में, CH3CH2Cl प्लस OAg2, मतलब सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O, इस तरह से लिया गया है Ag2O। तो इनको सिल्वर और क्लोरीन ये दोनों तो क्या कर जाएंगे, हीट करने पर अलग हो जाएंगे टू फॉर्म ए प्रेसिपिटेट, और ये बन जाएगा CH3CH2। फिर ये आ जाएगा बीच में ऑक्सीजन, फिर CH2CH3 प्लस 2AgCl,
तो ये ईथर हो गया इथॉक्सी ईथेन। तो ये जनरल मेथड्स थी टू प्रिपेयर द ईथर्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि लोअर मेंबर्स जनरली अधिकतर कंपाउंड्स में गैसेस होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं। इसी तरह से ईथर्स में भी लोअर मेंबर्स आर जैसे डाई मिथाइल ईथर या फिर इथाइल मिथाइल ईथर, बोथ जनरली आर गैसेस इन नेचर, एंड हायर मेंबर्स आर लो बॉइलिंग लिक्विड्स विद ए प्लीजेंट स्मेल। जैसे थोड़ा हाई मेंबर्स हैं वो जनरली लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और इनमें एक प्लीजेंट स्मेल भी पाई जाती है। सेकंड है, जो ईथर्स हैं दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन नेचर, स्लाइटली पोलर इन नेचर, इनमें पोलरिटी कम पाई जाती है क्योंकि लार्ज बल्की ग्रुप लगे होते हैं, जिससे क्या होता है कि दोनों थोड़ा सा, और ऑक्सीजन में लोन पेयर के कारण थोड़ा सा ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, जिससे उनके दोनों का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो पाता है। तो स्लाइटली पोलर है, ज़्यादा पोलर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर मतलब ईथर के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह का कोई नहीं पाया जाता है इसमें। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और जनरली देखा जाए तो इसका जो लोअर मेंबर्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग इक्वल टू होता है कंपरेबल जो मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके बराबर। जैसे डाई इथाइल ईथर 307.6 केल्विन है, जबकि वहीं पेंटेन लगभग मास सेम है 309.1 केल्विन, इससे भी कम हो गया। एल्कोहल है 390 केल्विन, लेकिन जो हायर मेंबर्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट तो कम ही होता है इन कंपैरिजन टू द एल्केन। एल्केन से भी मतलब आप कंपेयर करेंगे, जैसे 8 कार्बन वाले लें और एल्केन, और उसके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाला यदि आप ईथर लेते हैं तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होगा, जबकि एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एंड द बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिससे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। लेकिन वंडरवाल फोर्स इतना नहीं बढ़ता है जितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अनसिमेट्रिकल नेचर का पाया जाता है। नेक्स्ट, ईथर्स जो होते हैं आर completely miscible with water, मीन्स दे आर readily soluble in water due to हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि वाटर के साथ थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जो कि लो मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स, क्योंकि वहाँ पर बल्कियर ग्रुप ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जो सॉल्युबिलिटी होती है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास और साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। जैसे जैसे मास या साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा उसके वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, वो धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी खत्म होती जाती है उसकी। लेकिन जो सॉल्युबिलिटी ऑफ, यदि आप ईथर्स को देखें जैसे दूसरे जो सॉल्वेंट हैं वहाँ पर आसानी से ये मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, ऑल ईथर्स आर लाइटर देन वाटर, और सभी की डेंसिटी कम पाई जाती है, वाटर से सभी लेस डेंस हैं। तो ऑल ईथर्स आर लाइटर देन वाटर, वाटर से सभी हल्के होते हैं। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ईथर्स, और आज के इस वीडियो में इतना ही। Thank you. Have a nice day.